हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश त्रिपाठी आप सभी बच्चों का फाउंडेशन बैच में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, आज हमारी रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में हम क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ा चुके होते हैं उनसे आए हुए पुराने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग ने जो टॉपिक पढ़ रखे थे उनको एक बार दिमाग से में दोहरा लीजिए और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग और बताइए कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर सी नंबर का ऑप्शन सही है। बॉम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। देखिए, तीन मामले और थे जिसमें एक LIC का मामला था, उसमें भी कहा था 1995 में, और केशवानंद के मामले में भी यही कहा था कि संविधान का अभिन्न अंग है। ये 1973 की घटना है दोस्तों। याद रखिएगा, बेरूबाड़ी के मामले में ये कहा था, बेरूबाड़ी के मामले में जो 1960 में हुआ था मामला, उसमें यह कहा था कि संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, अर्थात जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग नहीं है। प्रियम्बल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग माना था, किसमें? बेरूबाड़ी के मामले में। पर केशवानंद के मामले में और LIC के मामले में और बम्बई मामले में कहा था कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है। दोस्तों और भी मैं कुछ बात बता दूं कि संविधान की उद्देशिका संविधान के मूल ढांचे का भाग है, इसको याद कर लीजिएगा। साथ में संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। 42वां संशोधन इसका उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किया गया। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA के संविधान से हम लोगों ने मूल अधिकार का विचार लिया। देखिए, ब्रिटेन से हमने लिया था संसदीय शासन प्रणाली, फिर इससे और क्या लिया हमने? इससे हमने लिए विशेषाधिकार सांसदों के, जो आर्टिकल 105 के अंतर्गत दिए गए हैं। इससे और हमने क्या लिया? एकल नागरिकता ली हमने इससे। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ब्रिटेन से हमने कुछ लिया तो लिया रूल ऑफ लॉ, मतलब सबके लिए एक नियम एक कानून। आयरलैंड से हम लोगों ने दोस्तों DPSP लिया। आयरलैंड से हमने यह भी लिया कि राज्यसभा में जो 12 मेंबर मनोनीत होते हैं। साथ में हमने राष्ट्रपति जी के चयन की प्रणाली भी आयरलैंड से ली। दोस्तों कनाडा से हमने लिया केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद, गवर्नर का कैसे चयन होगा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में होंगी, ये सब चीजें हमने लिखी। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों हमने बहुत कुछ लिया। एक वाइस प्रेसिडेंट का पूरा हमने लिया उसी से, ठीक है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी उसी से लिया। जुडिशियल रिव्यू भी हमने इसी से लिया, है ना। फंडामेंटल राइट हमने इसी से लिया। प्रियम्बल में जो हमारी शुरुआत हुई है कि हम भारत के लोग, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है, क्योंकि वहां कहा गया था हम USA के लोग। तो दोस्तों याद रखिएगा ये सब बातें, चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए तेज कर रहे हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? दोस्तों आपको पता होगा, आर्टिकल 1 में जब हमने पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। अब इसके बारे में अनुसूची 1 में लिखा होगा, तो ये पहली अनुसूची है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सूची है। चौथी अनुसूची में लिखा हुआ है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी और तीसरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। तीसरी में शपथ के बारे में कहा गया है और दूसरी में जितनी भी सैलरी है, सैलरी प्रमुख पदों की, उनके बारे में वर्णन है। दूसरी में सैलरी के बारे में, तीसरी में शपथ के बारे में, चौथी में राज्यसभा में सीटों के बारे में, 5वें में और 6वें में जनजातीय क्षेत्र व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में कहा गया है। 7वें में दोस्तों केंद्र, राज्य व समवर्ती विषय डिसाइड किए गए हैं। 8वीं में 22 भाषाओं को रखा गया है। 9वीं में किसको रखा गया है? ऐसे कुछ कानून जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। पर याद रखिएगा, किहोतो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि अब इनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, यह मूल संविधान में अपने नहीं थी। 10वीं अनुसूची
दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायत व्यवस्था से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से संबंधित है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। दोस्तों इसने तैयार हुआ पूछा है, ना कि लागू हुआ। तैयार तो हमारा 26 नवंबर मिति मार्ग को हो गया था, ठीक, 26 नवंबर 1949 को। क्लियर? कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। आगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में किस देश के संविधान का योगदान है? दोस्तों आयरलैंड का। डीपीएसपी में आयरलैंड का योगदान है। क्लियर? आपको पता होगा कि हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने 60 देशों का संविधान पढ़ा और उसको भारत के अनुरूप बनाने की कोशिश की, जिससे आज हमारा संविधान जो हम देख रहे हैं वो आया। आपको पता होना चाहिए फ्रांस से हमने गणराज्य का कॉन्सेप्ट लिया, साथ में हमने इससे क्या लिया? समानता, है ना, स्वतंत्रता व बंधुता भी इससे हमने ली। याद रखिएगा, जो हमारे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, वो कॉन्सेप्ट भी हमने फ्रांस से लिया था, है ना, अस्थायी सदस्य जी का भी। जापान से हमने दोस्तों प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया। यह हमारे आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। दोस्तों ये शब्द इतना व्यापक है कि इसको पढ़ाने में हमें 1 से 1.5 घंटे लग जाएगा, इसलिए इसकी व्याख्या ना ही करें, क्योंकि हमने पहले भी जुडिशियल रिव्यू नामक टॉपिक में इसकी पूरी व्याख्या कर रखी है। संयुक्त राज्य अमेरिका से जो हमने लिया था दोस्तों, हम उस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आगे देखते हैं। अब निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, उन्हें इनके गठन के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, नागालैंड 1963 में बना था, हरियाणा 1966 में बना था, ये बना था 16वां राज्य, ये बना था 17वां राज्य। सिक्किम बना था दोस्तों 1975 में, 22वां राज्य। मेघालय दोस्तों बना था 1972 में, 21वां राज्य। याद रखिएगा, मेघालय के लास्ट में जो वाई आता है ना, इसको आप देखो तो ये 21 की तरह फील होता है ना, तो 21वां राज्य याद रहेगा। और जस्ट इसके बाद सिक्किम ही बनता है, तो ये सिक्किम 22वां होगा, है ना। तो इस तरह आपको डेटा याद रखना है, इससे आप मिलान कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। इसमें पहला शब्द, दूसरा शब्द व तीसरा, ये तीनों शब्द सम्मिलित नहीं थे। याद रखिएगा, ये लाइन बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अगर कंफ्यूजन कर गए, अब मान लीजिए इसने पूछा है कि सम्मिलित नहीं थे, लेकिन आपको लगे कि ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा सम्मिलित है, तो आप गणराज्य सोच लो। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन अगर ऑप्शन चौथा दिया होता ना, तो जल्दीबाजी में बच्चे इसी को टिक लगाते। तो ध्यान दीजिएगा कि जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर जल्दीबाजी से एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो आपकी पूरी कई साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि 1-2 नंबर से ही लगभग सभी लोगों का प्रीलिम से निकलता है और इसी से लगभग बाहर हो जाता है। तो बड़ी सावधानी के साथ, बिल्कुल धैर्य के साथ काम करना है। धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। दोस्तों ये यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर से हमने और क्या लिया है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, ये भी वहीं से लिया जो हमारी प्रियम्बल में दिखता है। अमेरिका संविधान से क्या लिया, बात हो चुकी। ब्रिटिश से क्या लिया, ये भी बात हो चुकी। फ्रांस से क्या लिया, बात हो चुकी है। आगे चलते हैं। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेटस शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दोस्तों इसके बारे में विचार करिए कि यह सही है कि गलत। दूसरा स्टेटमेंट है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। इसके बारे में विचार करिए। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन भी सही है इसका स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा भी सही है। तो सभी तीनों सही है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो जीवीपी समिति थी
इसने भी कहा था कि राष्ट्रीय अखंडता, एकता व आर्थिक संपन्नता को ध्यान में रखकर हमें राज्यों का गठन करना चाहिए। साथ में एस.के. धर ने भी यही कहा था कि राष्ट्र की एकता और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी सबसे पहले देखना चाहिए। जो फजल अली आयोग गठित हुआ था उसने भी यही बात सेम कही थी, किसी ने भी एक भाषा एक प्रांत की बात को स्वीकार नहीं किया था। याद रखिएगा, आजादी के पहले कांग्रेस ने कहा था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होना चाहिए। अंबेडकर जी ने भी भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का समर्थन किया था। गांधी जी ने भी समर्थन किया था, पर चूंकि देश आजाद हो गया, लोगों को डर लगने लगा कि आजादी के समय एक बार बंटवारा हो ही चुका है, कहीं या फिर भाषा के आधार पर एक राज्य की मांग होने लगे, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 की सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, समाजवादी शब्द नहीं था, और ये भी अधूरा शब्द है, तो ये सही है इसका बी, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम शुरुआत के दिनों से थे। बिल्कुल आगे चलते। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। दोस्तों, ये यूएसए की ही देन है, यूएसए ने हमें सिखाया, मतलब बताया ये प्रोसीजर। ठीक, आगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का यूनियन होगा, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये तो हमने बहुत बार डिस्कशन किया। ये भी बताया था कि राज्यों का यूनियन जो शब्द है, इस शब्द का मतलब ये समझ लीजिएगा क्या है। हमने बताया था भारत का क्षेत्र माइनस यूटी माइनस एक्वायर्ड एरिया, ये बात मैंने समझाई थी। अब जिनको ना पता हो वो वीडियो देख लेना। हमने क्या कहा था कि भारत का क्षेत्र एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, एक तो राज्यों का यूनियन प्लस यूटी प्लस एक्वायर्ड एरिया, क्लियर। तभी देखिए यहाँ मैंने माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक, मैथ की तरह। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। राज्यों का कन्फेडरेशन कौन है? यूएसए है, और ठीक, सॉरी, राज्यों का फेडरेशन यूएसए है और कन्फेडरेशन यूएसएसआर है। मैंने आपको यह भी बताया था कि सबसे मजबूत यूनियन होता है, उसके बाद फेडरेशन होता है, उसके बाद कन्फेडरेशन होता है, क्लियर। सबसे मजबूत यूनियन होता है, क्यों? क्योंकि यूनियन मतलब केंद्र बहुत मजबूत है राज्यों की तुलना में, जबकि फेडरेशन क्या है, राज्य भी मजबूत है, केंद्र भी मजबूत। तो सबसे मजबूत संगठन कौन सा होगा? यूनियन ही होगा। आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया दोस्तों। अब बताइए, संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? प्रियम्बल में अपने लिखा गया है 26 नवंबर 1949। कभी अगर पूछ ले कि अपना प्रियम्बल क्या क्या बताता है, तो आप कहोगे पहली बात तो शक्ति का स्रोत बताता है, दूसरी बात उद्देश्य बताता है कि हमें क्या करना है, फिर हमारे राज्य का स्वरूप बताता है, और साथ में यह बताता है कि संविधान किस दिन से स्वीकृत हुआ, क्लियर। ये चार चीजें बताता है हमारे संविधान की उद्देशिका। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में से न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की धारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों यूएसए से ली है, पर याद रखिएगा पूर्णतः यूएसए की तरह नहीं है। यूएसए में क्या कहा गया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना, पर हमने क्या किया है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमने जापान से लिया है। दोस्तों ये पढ़ने के लिए आपको मेरा वीडियो जुडिशियल रिव्यू देखना होगा, अगर मन हो तो देख लीजिएगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया आया, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया ये देख लें। ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे मेन लिया हमने, वो लिया व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता आर्टिकल 300 से 307 तक आप देखेंगे तो यही चीज है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। साथ में संयुक्त अधिवेशन भी हमने इससे लिया है, समवर्ती सूची का भी कॉन्सेप्ट हमने लिया है, साथ में जो हमारी प्रियम्बल की भाषा है ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, क्लियर। भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान में बेटा 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली को और दमन द्वीप को मिला दिया गया है ना, तो एक संघ शासित प्रदेश ऐसे ही कम हो गया।
संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? याद रखिएगा, नहीं करती पूछा गया है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात करती है, विचार की स्वतंत्रता की बात भी करती है ना, और पूजा की समानता की बात करेगी क्या? भाई पूजा तो हिंदू विशेष के लिए होता है और संविधान हमारी ऐसा वर्णन नहीं कर सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान ने क्या कहा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, इन सब बात की गई है, ना कि पूजा की स्वतंत्रता की बात। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा है, ज्वाइंट सीटिंग अरेंजमेंट भी उसी से लिया है। आगे, सिक्किम एक नया राज्य बना। याद रखिएगा, ये नया राज्य कह रहा है, अर्थात पूर्ण राज्य। तो 36वां संविधान संशोधन, क्योंकि 35 में एसोसिएट राज्य बन गया था 35 संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों सिक्किम में एक अलग भाग था पूरा, है ना, और जब आजाद हुआ तो भारत ने इसके साथ एक समझौता किया 1950 में, और कहा कि तुम्हारे विदेशी मामले हम देखेंगे, बाकी तुम आंतरिक मामलों में बिल्कुल फ्री हो। लेकिन फिर सिक्किम के अंदर नए राजा आए और वो अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, क्योंकि हमें लगातार डर था कहीं चीन इस पे कब्जा ना कर ले और फिर भारत की चिकन नेक पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत का संपूर्ण हिस्सा उसके नॉर्थ ईस्ट से केवल एक छोटी सी हिस्से से जुड़ता है, जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं। अगर इसमें किसी ने कब्जा कर लिया तो नॉर्थ ईस्ट भारत का अन्य भारत से कट जाएगा, अर्थात एक तरफ भारत, एक तरफ नॉर्थ ईस्ट उसका हिस्सा। तो इसीलिए, और चूंकि इसके जस्ट ऊपर सिक्किम है, कोई सिक्किम को कब्जा करता इसको भी कब्जा लेता। डोकलाम को लेकर हम इसीलिए तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि डोकलाम में कब्जा मतलब चिकन नेक के ऊपर खतरा, और जैसे ही चिकन नेक के ऊपर खतरा तो मतलब नॉर्थ ईस्ट भारत के ऊपर खतरा। इसीलिए हम लोग इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। लोकतांत्रिक गणतंत्र सही है, संसाधनात्मक रूप है सही है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, यह तो गलत है। तो 1, 2, 3 क्लियर। एकीकृत कहां पर है? यूके में है दोस्तों। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किस देश से ली? देखिए, कनाडा से ली। हमारा जो फेडरेशन सिस्टम है, हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की है, क्योंकि कनाडा में क्या है, केंद्र की ओर झुका हुआ है ना, और हमारे यहाँ भी, अर्थात केंद्र शक्तिशाली है। भारत में भी केंद्र शक्तिशाली। आप देखो कि हम राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, ये सब केंद्र की शक्ति को दिखा रही हैं। केंद्र कभी भी राज्यों को इधर से उधर तोड़ मरोड़ सकता है, अर्थात इधर का राज्य उधर मिला सकता है, 2 राज्यों को मिला के एक बना सकता है, सीमा बदल सकता है, नाम बदल सकता है ना। याद रखिएगा 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो रेसिडुअल पावर थी वो वायसराय में थी। किसमें थी? वायसराय में। रेसिडुअल पावर मतलब अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां ये दिखाती हैं कि कौन शक्ति का केंद्र है। क्लियर। यूएसए में स्टेट के पास भी है, और स्टेट के पास है रेसिडुअल पावर। कहां है? स्टेट के पास। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल के अधीन गोवा बना रहा 1961 तक, फिर ऑपरेशन विजय करके हमने इसको लिया, है ना। सिक्किम आपको पता ही होगा, पांडिचेरी फ्रांस के पास 1954 तक बना रहा, फिर ये चला गया, लेकिन हमें 1962 को ऑफिशियल तौर पे मिला। अंडमान निकोबार का तो शुरू से ही था। याद रखिएगा, गोवा, दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन द्वीप, ये सब किसके अंतर्गत था? पुर्तगाल के अंतर्गत। लेकिन दादर नगर हवेली ने खुद को 1954 में आजाद कर लिया था, खुद को आजाद कर लिया था, और गोवा नहीं कर पाया था, दमन द्वीप नहीं कर पाया था। फिर इसकी भारतीय सरकार ने सहायता की और ये खुद को पुर्तगाल से मुक्त कर पाए और भारत में शामिल हुए। याद रखिए, गोवा को मुक्त कराने में लोहिया जी का बहुत बड़ा योगदान था।
संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बनी, एग्जैक्टली सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, दोस्तों ये तो गलत है क्योंकि 42वां संशोधन हुआ था। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी सही है क्योंकि मैंने कहा था कि संविधान की उद्देशिका ना कोई सीमा लगती है ना कोई विशेष शक्ति प्रदान करती है। तो भाई चौथा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा। आगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। तो दोस्तों इंग्लैंड से अपनाई गई है, आपको पता होना चाहिए। किस राज्य की पुलिस राज्य सरकार के अधीन नहीं है? दोस्तों ये तो हमारे केजरीवाल जी हैं, दिल्ली हमेशा रोते रहते हैं। याद करिएगा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीन चीजें वहां की सरकार के पास नहीं है। ये वहां की सरकार है उसके पास नहीं है। क्योंकि मैं राज्य सरकार इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, ये शब्द यहाँ गलत है ना। पर याद रखिएगा वो केंद्र शासित है, वहां एक सरकार है, पर इसके पास ये तीन पावर नहीं है दोस्तों। ये तीन पावर केंद्र सरकार के पास है। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि दिल्ली राजधानी है और राजधानी की एक विशेष स्थिति होती है, उसमें केंद्र का नियंत्रण जरूरी होता है। मान लो केजरीवाल जी कभी मोदी जी से नाराज हो गए, है ना, और चूंकि अगर पुलिस व्यवस्था किसके अंतर्गत कर दी जाए, केजरीवाल के अंतर्गत, तो क्या भरोसा केजरीवाल जी आए दिन उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कराने के लिए तैयार बैठे रहे। अगर मान लो जमीन व्यवस्था कर दी जाएगी केजरीवाल के अंडर में, तो क्या भरोसा केजरीवाल जी कल कह दें कि संसद को तोड़वा दो, जितने भी ये एम्बेसी है इनको तोड़वाओ, है ना। आप समझ रहे हैं ना केजरीवाल जी को। यहां मैं समझाने के लिए मजाक के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और राजधानी की विशेष स्थिति होती है, उसे केंद्र के नियंत्रण में रहना चाहिए। इस कारण ये सब तीनों चीजें दिल्ली की सरकार को नहीं दी जाती, केंद्र की सरकार को दी जाती हैं। और ऐसा भारतवर्ष में नहीं है, विश्व की कई बड़ी ऐसी राजधानियां हैं, यहां ऐसी व्यवस्थाएं ऑलरेडी हैं। संविधान में दिया गया प्रस्तावना न्यायालय में लागू होता है, यह गलत है बाबूजी। महत्वपूर्ण है, इसकी उपयोगिता है, बिल्कुल सही। शासन करने के उद्देश्य लिखित करता है, बिल्कुल सही। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, सही है। तो पहला छोड़ के तीनों सही है, 2, 3, 4। दोस्तों मैंने बताया था कि संविधान की उद्देशिका की है, चाबी है, दिमाग खोल देती है, अर्थात जो संविधान लिख रहे हैं उनके इरादे को बता देती है कि आखिर वो क्यों और कैसे लिख रहे थे। साथ में संविधान में ऐसे अगर कोई दो वर्ड आ जाते हैं जिनके बीच में कंट्राडिक्शन है, तो भी संविधान की उद्देशिका वहां सहायता करती है अर्थ प्रदान करने में। संविधान की उद्देशिका हमारे राज्य को उद्देश्य बताती है कि हमारे राज्य को किस तरह से चलना है। जैसे बताया ना कि हमारा राज्य ऐसे हो जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता सुनिश्चित करे। ये सब आपको पता ही होगा। पूरी संविधान की उद्देशिका आपको याद होनी चाहिए ताकि मेंस में उसका बहुत यूज करो और नंबर पाओ। आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ बनाए? दोस्तों 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। इसके पहले व्यवस्था क्या होती थी? का, खा, गा और घा। और 1956 का जो 7वां संविधान संशोधन आया था उसने इसको खत्म कर दिया था और फिर केंद्र व संघ शासित प्रदेश में बांट दिया था। क्लियर? ये गलत है। 2 आंसर देखिए अभी तक गलत लिख गए, ठीक। आगे, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो भारत और इंडिया। इसको मैंने बताया था आपको जब पढ़ा रहा था कि काफी डिबेट हुई है। संविधान में इंडिया नाम को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई, पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई दोनों लिखा है, स्वीकार कर लो। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो राष्ट्रपति द्वारा होता है, उपराज्यपाल केवल उसकी मदद करता है। मदद क्या करता है? मतलब ऑर्डर को फॉलो करता है। अच्छा, आपसे पूछ लूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराज्यपाल या जनता? तो आप क्या कहोगे? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। याद रखिएगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उपराज्यपाल नहीं।
निम्न शब्दों पर विचार करिए। समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शब्दों का सही क्रम कीजिए। दोस्तों ये सिविल सर्विस में आया हुआ बहुत शानदार क्वेश्चन है। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंटरव्यू में थोड़ी ट्विस्ट करके पूछा गया था। यह कहा गया था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो ये क्रम बना हुआ है, इस क्रम का क्या कारण है। बच्चों आप लोग सोचिएगा, समझिएगा और जरूर मुझे बताइएगा कि हमारे संविधान की उद्देशिका में जो ये शब्द लिखे गए ना, इसी क्रम में क्यों लिखे गए। मैं देखूं कि आप लोगों का कितना बौद्धिक विकास हुआ है। देखिए ये सार्वभौमिक नहीं है, ये संप्रभुत्व संपन्न है। तो सबसे पहले तो यही है। तीसरा, उसके बाद क्या है दोस्तों, पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, ये आ गया। क्लियर। आप सोच के बताइएगा, इंटरव्यू का सवाल है ये बच्चों। अगला सवाल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ या तो जनता सर्वोच्च है और फिर उसके बाद संविधान ही सर्वोच्च है, और संविधान के बाद एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। संविधान के ऊपर कोई नहीं है। क्लियर। किस संविधान द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता, अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। दोस्तों 42। इसके द्वारा और क्या क्या किया गया था, इसके द्वारा बहुत से प्रावधान किए गए थे, उनको देख लीजिएगा। जैसे कई विषय, जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में लाए गए थे, नाप व बाटतौल, ठीक है, पर्यावरण को, इन सबको क्या राज्य सूची से उठा के समवर्ती सूची कर दिया गया था। कई सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी इसमें कम किया गया था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताता है। मौलिक अधिकार व राज्य की नीति निर्देशक तत्व उसको कैसे प्राप्त करना है ये बताते हैं, ठीक। और संसद इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। तो याद रखिएगा इसका ये है संविधान की प्रस्तावना। सिक्किम ने किस संविधान द्वारा एक नया राज्य बना। 36वें द्वारा। याद रखिएगा अगर एसोसिएट पूछा जाएगा तो 35वां, एसोसिएट 35वां, पूर्ण राज्य 36वां। दोस्तों आज का टेस्ट पूरा हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को कई चीजें रिवाइज हो गई होंगी। जो चीजें ना भी रिवाइज हुई हो इस क्वेश्चन के माध्यम से तो अभी भागिएगा मत, एक बार शांत दिमाग से चीजें सोचिएगा, क्योंकि रिवीजन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जो मैंने आपको सवाल दिया है ना उसका आंसर जरूर ढूंढिएगा कि हमारे संविधान में ये क्रम क्यों है कि पहले संप्रभुत्व संपन्न है, फिर समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऐसा शब्दों का संकलन क्यों किया गया, इसी क्रम में क्यों किया गया। धन्यवाद।